नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। कल के चुनाव नतीजों से ऐसा लगता है कि गोदी मीडिया को बहुत बड़ा शॉक लग गया है। परसों तक एग्जिट पोल्स के नतीजों पर बिल्कुल पागलों की तरह चीखने और चिल्लाने वाला जो गोदी मीडिया है उसके पूरे सुर बदले हुए हैं और सीना पीटने जैसा माहौल आजकल दिखाई दे रहा है गोदी मीडिया के दफ्तरों में। वैसे तो सरकार किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी इसको लेकर बवाल अलग से मचा हुआ है। टीडीपी किधर जाएगी, नीतीश किधर जाएंगे, ये सारा कुछ तो चल ही रहा है। उसके बीच में एक खेला ये हो रहा है कि ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि मोदी जी तो सबके बावजूद जीते हैं। कल शाम को मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में भी गए। ये अलग बात है कि अयोध्या में लल्लू सिंह की हार क्या हुई, अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की हार क्या हुई। कल नारा बदल गया, जय श्री राम की जगह नारा बन गया जय जगन्नाथ, क्योंकि उड़ीसा में जीत मिली हुई है। तो कमाल की भक्ति है जिसमें हार जीत के बाद भगवान भी बदल दिए जाते हैं। खैर, गोदी मीडिया यह साबित करने पर लगा हुआ है कि 240 सीटें तो अकेले मोदी जी जीत के लाए हैं। फिर दूसरे लोग क्यों खुश हो रहे हैं, फिर जो उनके विरोधी हैं वो खुश क्यों हो रहे हैं, मैं बताता हूं इस 240 सीटों का गणित। इन 240 सीटों में 20 सीटें तो गोदी मीडिया ने लाके दी जो दिन रात विपक्ष के खिलाफ दुष्प्रचार करता रहा। 20 सीटें ईडी लेके आया जो विपक्ष के नेताओं पर लगातार हमलावर रहा और बहुत सारे लोगों को इधर से उधर करने में उसकी भूमिका रही। इलेक्टोरल बॉन्ड में जो भूमिका रही वो तो आप जानते ही हैं। ऐसे ही 20 सीटें आप दे दीजिए सीबीआई को, 20 सीटें दे दीजिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, जिसने इलेक्शन से ठीक पहले कांग्रेस का अकाउंट सीज करने की कोशिश की, सीज किया, अभी बाद में सुप्रीम कोर्ट में मसला गया तो अकाउंट डिफ्रीज हो पाया। अब इलेक्शन कमीशन को कोई कैसे भूल सकता है, 20 सीटें तो उनको भी देनी ही पड़ेंगी। और आखिरी में हमारे डीएम साहिबान हैं जो जीतने के बाद भी सर्टिफिकेट नहीं देना चाह रहे थे। कई जगहों पे बहुत बवाल हुआ और कई जगहों पर पूरे टाइम आगे चलने के बाद 200-400 वोटों से हरा दिया गया इंडिया के प्रत्याशियों को। तो 20 सीटें तो डीएम साहब को भी देनी पड़ेंगी। अब ये सारे 20 जोड़ लेते हैं तो 120 सीटें तो इन लोगों के खाते में चली गई। भारतीय जनता पार्टी की अपनी सीट बची केवल 120। और यकीन जानिए अगर यह ईमानदारी से चुनाव हुआ होता, अगर बदमाशियां नहीं हुई होती, अगर इन एजेंसीज का उपयोग नहीं किया गया होता, ये ईमानदारी से काम कर रही होती, तो भारतीय जनता पार्टी 120 से ऊपर नहीं पहुंच पाती। और 120 से ऊपर नहीं पहुंचती तो क्या होता, यह आपको बताने की जरूरत नहीं है। हमारी भारतीय जनता बहुत समझदार है। एक और तर्क दिया जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि अकेले 240 लेके आए और उसमें यह है कि 95% जिसको मिलना था वो 90% आया तो लोग कह रहे हैं हार है, और जो फेल होने वाला था उसके 60% आए तो कह रहे हैं जीत है। तो भाई साहब यह है कि दो तरह के छात्र थे। एक स्टूडेंट ऐसा था जिसको शहर के सबसे महंगे स्कूल में पढ़ाया गया, शहर का सबसे अच्छा ट्यूशन दिलाया गया, एयर कंडीशन गाड़ी दिलाई गई, ड्राइवर दिलाया गया और एग्जाम होने से पहले पर्चा आउट करके दे दिया गया। उसके बावजूद वो इतना नालायक था कि 90% ही ला पाया। जबकि दूसरे स्टूडेंट को सरकारी स्कूल में पढ़ाया गया, उसके ट्यूटर को खरीद लिया गया, एग्जाम के पहले वाली रात उसको परेशान किया गया, बड़ी मुश्किल से बेचारा एग्जाम दे पाया और उसके बाद भी 60% नंबर लेके आया। तो जाहिर है जीत किसकी हुई है, जी हां, इंडिया गठबंधन में और एनडीए में। क्योंकि मोदी जी अब मोदी मोदी नहीं कह रहे हैं। कल के भाषण में एक बार भी मोदी नहीं कहा उन्होंने, एक बार भी मोदी की गारंटी या भारतीय जनता पार्टी की गारंटी नहीं कहा। अब एनडीए परिवार कहने लगे हैं। यानी अब 240 के बाद उनको 32 सीटों की जरूरत है और 32 से ज्यादा सीटों की जरूरत है ताकि उनको बहुमत मिल सके और वो प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सके। हालांकि उसमें खेला बहुत सारा है। मेरे पास सूचना यह है कि तेलुगु देशम पार्टी ने यानी चंद्रबाबू नायडू ने यह शर्त रखी है कि अमित शाह जी गृह मंत्री नहीं होंगे। एक छोटा सा वीडियो देख लीजिए, फिर इस शर्त पे और बात करते हैं। चंद्रबाबू से बड़ा अवसरवादी नेता पूरे भारत के इतिहास में आपको देखने को नहीं मिलेगा। 1983 में कांग्रेस छोड़कर महान एनटीआर के साथ आए। 1989 में एनटीआर की पीठ पे चूड़ा भोंककर खुद मुख्यमंत्री बन गए। बाद में एनडीए के अंदर दामन थामा, अटल जी के साथ हो लिए।
जैसे ही एनडीए सत्ता के बाहर हुई, एनडीए से अलग हो गए। 2014 में जैसे ही लगा मोदी जी की हवा है, फिर मोदी जी के साथ आए। 2019 में लगा कि जनता खिलाफ हो गई है, सिंपैथी लेने के लिए, नाटक करने के लिए नरेंद्र मोदी जी का भी साथ छोड़ दिया। तो अमित शाह जी कल तक चंद्रबाबू नायडू को गरिया रहे थे कि वो सबसे बड़े अवसरवादी हैं, और सिर्फ गरिया नहीं रहे थे। चुनाव के पहले उनके घर ईडी भेजी गई, उनकी गिरफ्तारी हुई, और जब रिहा हुए तो बेचारे भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। तो डंडे के जोर पर अब आप लाए थे, तो अब चंद्रबाबू नायडू जो बहुत पुराने पॉलिटिकल आदमी हैं, जब मोदी जी को देश में कोई जानता नहीं था, उस समय के किंग मेकर हैं, वो इतनी आसानी से छूट नहीं देंगे। खबर तो यह भी है कि टीडीपी नहीं चाहती कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। असल में मोदी जी की दिक्कत यह है कि 3 बार चीफ मिनिस्टर रहे, 2 बार प्राइम मिनिस्टर रहे, हर बार उनके पास पूर्ण संपूर्ण बहुमत हुआ करता था। तो अपने मनमर्जी की बताते हैं कि मंत्रियों की कोई सुनते नहीं थे, मंत्री उनके सामने बैठ नहीं सकते थे, और क्या क्या तमाशे थे। जो निर्णय लेते थे वो मोदी और शाह मिलकर ले लेते थे, बाकी लोगों को बस यस सर कहना पड़ता था। और कई बार तो कैबिनेट की मीटिंग के बिना ही निर्णय ले लिए गए। नोटबंदी जैसे निर्णय के पहले कैबिनेट की कोई मीटिंग नहीं हुई थी। अब जब उनको 32 लोगों के सहारे रहना पड़ेगा, जिसमें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे घाघ लोग हैं, तो क्या होगा वो आप समझ सकते हैं। और अगर गृह मंत्री अमित शाह नहीं बनते हैं, तो अमित शाह के बिना नरेंद्र मोदी कैसे काम करेंगे। आप लोगों को याद है 2019 के चुनाव के पहले वाला जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें मोदी जी आ तो गए थे, लेकिन पूरे टाइम सिर्फ चेहरा देखते रहे थे अमित शाह का, एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया था। ऐसे में अगर अमित शाह जी जो हैं वो नहीं होंगे, तो मोदी जी का क्या हाल होगा, ये आप समझ सकते हैं। इसके आगे भी है, आज वीडियो आया कि तेजस्वी और नीतीश एक ही हवाई जहाज से दिल्ली आ रहे हैं, आगे पीछे बैठे हुए हैं। अब यहां आके नीतीश कुमार एनडीए के दफ्तर में या बीजेपी के दफ्तर में जाएंगे या कांग्रेस के दफ्तर में जाएंगे, ये कोई नहीं जानता। और सुबह एनडीए से मिलेंगे, शाम को कांग्रेस में नहीं चले जाएंगे कांग्रेस के साथ, ये भी कोई नहीं जानता। नीतीश कुमार कड़ी से कड़ी शर्तें रखने वाले हैं, और आप जानते हैं कि नीतीश कुमार सबके हैं। कल ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था, वो कहीं भी जा सकते हैं। यही हाल तेलुगु देशम का है। अगर अमित शाह जी ने बयान दिया था, तो बयान याद कीजिए चंद्रबाबू नायडू ने भी दिया था कि मोदी सबसे बुरे नेता हैं, मोदी से अच्छा हर कोई है। अब ऐसे में और एक और खेल है, तेलुगु देशम पार्टी को मुसलमानों का अच्छा खासा वोट मिलता है। तेलुगु देशम पार्टी ने इस बार वादा किया है 4% रिजर्वेशन मुसलमानों को देने का। इधर मोदी जी पूरे देश में जो प्रचार करते रहे, उसमें सबसे बड़ा इशू यही रहा कि कांग्रेस आएगी तो मुसलमानों को रिजर्वेशन दे देगी। अब आप सोच के देखिए, एक तरफ आपका इशू, एक तरफ तेलुगु देशम का इशू, दोनों में कोई तुलना ही नहीं है। तेलुगु देशम ने वादा किया हुआ है कि हर मदरसे को मेंटेनेंस के लिए एक अमाउंट हर महीने दिया जाएगा, और यहां योगी जी और बाकी सारी जगहों पे भारतीय जनता पार्टी मदरसों को बंद कराने की बात करती है। तो कह रहीम कैसे निभे बेर केर के संग, वे डोलत रस आपने इनके फाटत अंग। किस तरह से यह गठबंधन बनेगा, नहीं बन पाएगा, ये कोई नहीं जानता। तो इन सब को देखते हुए यह तो क्लियर है कि मोदी जी ने सीटें भले जीतनी हैं, लेकिन हार तो बड़ी हुई है जब आप दावा करते हैं 400 पार का और 272 तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। नेहरू जी से तुलना कर रही थी गोदी मीडिया कि नेहरू जी के भी वोट घटे थे, वोट घटने के बावजूद नेहरू जी लगातार पूर्ण बहुमत की 3 सरकारें बनाने में सफल हुए थे। मोदी जी तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाए, तो इतिहास में दर्ज नहीं हो पाए नेहरू के बराबर। एक और बात है, 2025 में 100 साल पूरे हो रहे हैं आरएसएस के, और लगातार यह बात की जा रही थी कि आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा। और यही बात थी जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे नेता कह रहे थे कि 400 पार इसलिए चाहिए क्योंकि संविधान बदलना है। अब जो सबसे पहले इस चुनाव में बयान दिए थे लल्लू सिंह जी,
अयोध्या से, जिस अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण दावा करके जो राम को लाए हैं उनको हम लाएंगे का नारा लगाकर मोदी जी की पार्टी चुनाव लड़ रही थी, उसी अयोध्या में संविधान बदलने की बात करने वाले लल्लू सिंह जी को अवधेश प्रसाद जी ने हरा दिया, जो दलित हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं और वहां के सिटिंग एमएलए थे। ज्योति मिर्धा बात कर रही थी, बेटी तो वो जिसकी है रामनिवास मिर्धा जी की, वो कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं, लेकिन चली गई वो भारतीय जनता पार्टी में और वहां जाने के बाद संविधान बदलने की बात करने लगी, वो भी चुनाव हार गई हैं। मोदी जी भी बस जीते हैं, 3 घंटे पीछे चल रहे थे और उसके बाद बड़ी मुश्किल से 1.5 लाख वोट से जीत पाए। उससे ज्यादा वोट से तो किशोरी लाल शर्मा जी ने स्मृति ईरानी को हरा दिया। वैसे इस चुनाव का एक बहुत मजेदार यह भी रहा कि स्मृति ईरानी जी किशोरी लाल जी से चुनाव हार गईं। 5 साल में जितना अहंकार, जितना घमंड इस महिला ने दिखाया है। माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो गरीब। संसद के अंदर सोनिया गांधी का जिस तरह से अपमान किया है, माफी मांगो माफी मांगो माफी मांगो करके, उस अपमान का बदला अमेठी की जनता ने उनसे ले लिया। 30,000 वोट से मात्र चुनाव जिताया था, 1,60,000 वोटों से बिठा दिया और यकीन मानिए कि स्मृति ईरानी जी के कैरियर का अंत हो चुका है। जो हमारे नियमित दर्शक हैं उनको याद होगा, 3-4 दिन पहले मैंने यहीं अपने चैनल पर एक डिबेट में यह कहा था कि जिस तरह से वहां से आने के बाद खामोश बैठी हुई हैं, जिस तरह से ट्वीट किया उसमें मोदी का नाम नहीं लिया, ऐसा लगता है कि स्मृति ईरानी जी को इशारा हो गया है कि अमेठी तो गई। वैसे इस चुनाव में अहंकार बहुतों का टूटा है। प्रदीप गुप्ता बड़े पोस्टर माने जाते हैं कि उनके अनुमान हमेशा सही होते हैं, कल टीवी पर रोते हुए दिखाई दिए। रोते हुए इसलिए दिखाई दिए कि सारे अनुमान उनके पलट गए थे। हालांकि कहा यह जा रहा है कि एग्जिट पोल के पीछे शेयर बाजार का बहुत बड़ा खेल था। आप ये वीडियो एक देखिए जिसमें मोदी जी और अमित शाह जी जो हैं वो ऐसा लग रहा है कि स्टॉक मार्केट का कंसल्टेंसी कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं स्टॉक कब खरीदना है और कब बेचना है। तो 6 जून के पहले आप बाय कर लेना, 4 जून के पहले वो शूट अप करेगा। 4 जून जैसा आपने कहा, जिस दिन चुनाव का नतीजा आएगा, आप उस हफ्ते भर में देखना कि यानी भारत का स्टॉक मार्केट के लिए उसके सारे जो उनके प्रोग्रामिंग के जो प्रोग्रामिंग वाले सारे उनके थक जाएंगे। तो 6 जून के पहले आप बाय कर लेना, 4 जून के पहले वो शूट अप करेगा। सुना आपने? ये लोग पहले से ही कहना शुरू कर चुके थे कि अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो स्टॉक मार्केट में बहुत तेजी आएगी। अब उसके बाद किया क्या गया? किया यह गया कि एग्जिट पोल दिखाए ऐसे गए कि ऐसा लगे कि भारतीय जनता पार्टी तो बस 350-300 पार हर हाल में कर ही रही है। और मजेदार बात इस एग्जिट पोल की थी, यह बात भी हमने इसी चैनल पर पहले बैठ के की थी कि मैं चूंकि जिंदगी भर स्टैटिस्टिक्स से जुड़ा रहा हूं, नौकरी की है इस देश की सबसे प्रीमियम सर्वे एजेंसी में, तो मुझे यह आश्चर्य हो रहा था कि ऐसा कैसे हुआ कि सारे सर्वेज में मिनिमम और मैक्सिमम जो है वो फिक्स जैसे लग रहे हैं कि एक रेंज है, उसी रेंज के बीच में रखना है। अक्सर क्या होता है कि 8-10 सर्वे जब आते हैं तो 1-2 सर्वे अलग होते हैं। इस बार तो जितने सर्वे आए थे सारे के सारे सर्वे एक जैसे थे, चाहे वो चाणक्य का हो, चाहे एक्सिस का हो, चाहे इंडिया टुडे का हो, किसी का भी हो। तो शक तो मुझे तभी हो रहा था कि इसमें कुछ बड़ी गड़बड़ है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि यह सेंसेक्स को, स्टॉक मार्केट को प्रभावित करने के लिए था। और हुआ कुल मिला के ये कि 4 जून के पहले जो तेजी आई और 4 जून को जिस तरह से सेंसेक्स धड़ाम से गिरा है, उसमें 30 लाख करोड़ का नुकसान निवेशकों का हुआ है। अडानी अंबानी ने तो कमा के पॉकेट में रख लिया और यह मांग की जानी चाहिए कि ये जो पूरा खेल है इसका जांच हो और इसमें जो अपराधी पाए जाएं उनको रोने भर से ना छोड़ा जाए, उनको जेल भेजा जाए, क्योंकि देश के लोगों का करोड़ों रुपया उन्होंने नुकसान किया है, डुबोया है। हमारा 85 साल को घर है। अब देखिए मकान टूट रहा हमारा। मंदिर खाली मने दर्शन करने लिए, इतना जनता के लिए नहीं बनवाए हैं कि हिंसा को टिकाएंगे। और हम लोग कहाँ चले जाएंगे? बाहर मने टिका दो, यहाँ लोग कहाँ चले जाएं? दुकान टूट गए अयोध्या के अंदर में, जो कि उनके बच्चे रहते थे, उनके परिवार भी रहते थे।
और वो अयोध्या छिन्न भिन्न हो गया। हम बहुत मुसीबत झेल रहे बच्चे, बहुत कष्ट है। मंदिर तो बनने का हम लोग को नहीं कष्ट है, मंदिर बनवाए, लेकिन खेती बाड़ी सब कुछ तो ले रहे हैं, किसी में नहीं कमाए खाए, सब ले रहे हैं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? न खेत बच रहा है, न घर बच रहा है, न कुछ बच रहा है, तो किसमें खाएंगे, किसमें जाएंगे? हमारा पेट भरेगा नहीं भरेगा तो सरकार को सोचना चाहिए कि जिसका मैंने मकान को तोड़ा है, क्या उस लागत से जो पैसा दिया उस लागत से मकान जमीन मिल सकती है? अयोध्या के अलावा भी कुछ बहुत मजेदार घटनाएं हुई हैं कल के चुनाव में। ये 3 महिलाओं की आप तस्वीर देख रहे होंगे, इसमें एक है नवनीत राणा। नवनीत राणा हनुमान चालीसा विवाद में सामने आई थी। पिछली बार इंडिपेंडेंट जीता था इन्होंने चुनाव, और हनुमान चालीसा को लेके विवाद हुआ था, 2-4 दिन जेल में रहना पड़ा था। उसके बाद सारा तमाशा चलना शुरू हुआ था और अचानक से नवनीत राणा जो हैं और उनके हस्बैंड हिंदुत्व के पोस्टर बॉय बन गए। इस बार महाराष्ट्र से चुनाव लड़ी भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर, और उस चुनाव में तीर चलाती हुई वो भी एक जगह देखी गई थी, मस्जिद पर। तीर पलट के लग गया और नवनीत राणा बुरी तरह से चुनाव हार गई। जो असली तीर वाली दीदी थी माधवी लता जी, जो ओवैसी साहब के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी हैदराबाद से, वो भी तीर चला रही थी। उनके तो कई सारे वीडियो आए पतंग काटते हुए, तीर चलाते हुए। ऐसा लग रहा था कि नृत्यांगना जो है, नाच की जो उन्होंने ट्रेनिंग ली हुई है, वो चुनाव में भी इस्तेमाल कर रही थी। वो भी चुनाव हार गई। हालांकि कंगना राणावत चुनाव जीत गई हैं, तो संसद के अंदर मनोरंजन की कोई कमी नहीं रहेगी। व्हाट्सएप हिस्ट्री लगातार कंगना राणावत बोलती रहेंगी। लेकिन ये 3 महिलाएं जो है, नवनीत राणा, स्मृति ईरानी और माधवी लता, इनके हार का सीधा मतलब यह है कि घमंड और सांप्रदायिकता के बल पर चुनाव नहीं जीता जा सकता है। इन तीनों को जनता ने बहुत कायदे से हराया है। जबकि वर्षा गायकवाड़, जो दलित हैं, धारावी में राजनीति करती हैं, बहुत शानदार वक्ता हैं और संविधान और अंबेडकर की बात लगातार करती हैं, वो शुरू में पीछे चलने के बाद मुंबई से जीत गई हैं। यानी जिन्होंने संघर्ष किया, जो लड़े, जो जनता के साथ रहे, उनको जनता ने चुना भी है। महाराष्ट्र में गद्दारी का मामला जबरदस्त चला है। मोदी जी शिवसेना जो उद्धव वाली है, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है, उसको नकली शिवसेना बोल के आए थे। अब हालत यह है कि जो शिंदे की शिवसेना है, खबर यह आ रही है कि उसके 4 MP साथ जीते हैं, उनके 4 MP फिर से उद्धव ठाकरे के साथ जाने के लिए तैयार हैं। भारतीय राजनीति के जो असली वाले चाणक्य हैं, शरद पवार, वो पूरी तरह से एक्टिव हैं। अजीत पवार को जबरदस्त पटखनी उन्होंने दी है और अब वो सबसे बड़ा रोल निभा रहे हैं ऐसी पार्टियों से संपर्क करने में जो पार्टियां एनडीए के साथ हैं, कि वो पार्टियां आए इंडिया की तरफ और इंडिया की सरकार बन जाए। तो बहुत सारे खेल अभी आने वाले समय में आपको देखने को मिलने वाले हैं। अहंकार तो और भी टूटा है। मोदी जी अपने आप को भगवान कह रहे थे, अविनाशी कह रहे थे, जाने क्या क्या कह रहे थे। इस चुनाव में उनको जिस तरह की जीत बनारस में मिली है, बस जीत गए हैं किसी तरह से। 5-6 राज्यपाल लगे थे, जाने कितने मिनिस्टर लगे थे, चाणक्य अमित शाह लगे थे, और लेकिन सब मिलकर उनको 1.5 लाख की मामूली जीत दिला पाए। तो अहंकार तो मोदी जी का टूटा भी है। और कल जब वो दिख रहे थे, उनकी शक्ल देख के मुझे एक पुराना गीत याद आ रहा था, बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, घर की बर्बादी के आसार नजर आते हैं। जो एक ये अहंकार था लोगों का कि मोदी जी के नाम पे हम जीत पाएंगे। कम से कम उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में तो वो अहंकार बुरी तरह से टूटा है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी बन गई है। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी लेके आई है, और कांग्रेस, जिसको पिछली बार 1 सीट मिली थी, वो 6 सीटें लेके आई है। इसके अलावा नगीना में चंद्रशेखर रावण जो जीते हैं, उसको भी आप इंडिया के पाले में ही जोड़ लीजिए, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं देने वाले। और इसके साथ साथ जो एक और मजेदार घटना हुई है, वो ये मैं कहता हूं, बीजेपी के अंदर एक बीजेपी सी है। सी मतलब कांग्रेस, कोई और गलत अर्थ मत लगाइएगा उसका। मतलब जो लोग कांग्रेस से जाके भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, कांग्रेस से दल बदल करके, ऐसे सी लोगों का जबरदस्त इस बार सफाया हुआ है। और भी पार्टियों से जो लोग भारतीय जनता पार्टी में स्वार्थ के लिए गए थे, चाहे वो अमरिंदर सिंह की पत्नी हो परनीत कौर, जो पंजाब की पटियाला सीट से चुनाव लड़ रही थी,
चाहे पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते हो रवनीत सिंह बिट्टू, जिनको राहुल बहुत प्यार करते थे, उनको अच्छे अच्छे पद भी दिए गए थे, उन्होंने लुधियाना सीट से भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा और वो हार गए। आम आदमी पार्टी छोड़कर जालंधर से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे सुशील कुमार रिंकू, वो भी चुनाव हार गए। महेंद्रजीत सिंह मालवीय जो हैं और ज्योति मिर्धा, डॉक्टर ज्योति मिर्धा, ये दोनों लोग कांग्रेस से गए थे। ये दोनों लोग राजस्थान में बांसवाड़ा से और नागौर से चुनाव हार गए। तृणमूल कांग्रेस छोड़कर तापस राय जो है वो गए थे भारतीय जनता पार्टी में, वो कलकत्ता उत्तर सीट से चुनाव हार गए। झारखंड में गद्दारी करके जो सीता सोरेन गए थे भारतीय जनता पार्टी में, वो भी चुनाव हार गए। और गीता सिंह जो गई थी, कोड़ा सिंह भूमि से चुनाव लड़ी थी, वो भी चुनाव हार गई। आंध्र प्रदेश में राजमपेट जगह है, वहां पर कांग्रेस से गए थे किरण कुमार रेड्डी, पार्टी बदली थी, वो भी चुनाव हार गए। तो इस बार जनता ने दल बदलुओं को भी अच्छा सबक सिखाया है। तमाम जगहों पर दल बदलू चुनाव हारे हैं। दरअसल ये चुनाव सिर्फ इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन जीता कौन हारा। ये बात मैं अक्सर कहता हूं कि भारतीय राजनीति में हार और जीत चलती रहती है, लेकिन भारतीय राजनीति में जिस तरह से डर का माहौल बनाकर, संस्थाओं का उपयोग करके, खुद को सर्वशक्तिशाली भगवान घोषित करके जिस तरह से एक तरफा चुनाव ये हुआ था, उसमें अगर विपक्ष ने मिलकर 230-235 सीटें जीती हैं और कांग्रेस 101 के नंबर पर गई है। मैं 101 नंबर इसलिए कह रहा हूं कि 99 सीट तो कांग्रेस ने खुद जीती है। एक सीट पूर्णिया की है जहां पप्पू यादव चुनाव जीते हैं। राजद की जित थी, तेजस्वी की जित थी, जिसके चलते उनको कांग्रेस से टिकट नहीं मिला। वहां पर गठबंधन का उम्मीदवार आरजेडी से लड़ाया गया बीमा भारती को। उसके बावजूद पप्पू न केवल चुनाव लड़े बल्कि चुनाव जीते। चुनाव लड़ने के बाद जाकर रायबरेली में कांग्रेस का प्रचार किया और चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस का झंडा लहराया। तो पप्पू यादव कांग्रेस में है, अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर चुके हैं, तो 99 + 1 100 हो जाता है। और ऐसे ही एक सीट महाराष्ट्र में सांगली की है, उसको मिलाकर 101 हो जाता है। तो कांग्रेस का जो ये 101 है वो 250 से कम नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के 240 की कहानी तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि वो 125 से ज्यादा नहीं है। तो इस देश में ये चुनाव दरअसल बताता है कि अब संविधान बदलना तो भूल जाइए मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के नेता लोगों। अब संविधान में छोटा मोटा संशोधन कराने के लिए भी सिर से पांव तक पसीना चलाना पड़ेगा, तब जाके कुछ हो पाएगा। जब ऐसे सोचेंगे तो समझ में आएगा कि ये जीत कितनी बड़ी हार है नरेंद्र मोदी की, और ये जीत आपकी है, ये जीत हमारी है, ये जीत देश की जनता के हर उस हिस्से की है जो संविधान को अपने सीने से लगाकर रखता है, जो गांधी, नेहरू, अंबेडकर के रास्ते पर चलना चाहता है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।